हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, अल्लाह के पढ़ रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और फिर वो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस में बदल जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम सब वोल्टेज बोलते हैं। इस सब के बारे में हम जान रहे थे। इस क्लास में हम सब ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे फिर देखेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ बहुत जरूरी है। कहीं फिजिक्स में जब हम सब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ जो है वो एक बेसिक लॉ है जिसको जानना बहुत जरूरी है। वहीं से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, क्रिएट होता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और कैसे सब कुछ काम करता है। तो ओम्स लॉ क्या होता है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ओम्स लॉ बोलता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर में जो वोल्टेज होता है उसके ऊपर। मतलब कि किसी भी कंडक्टर में अक्रॉस वर्ल्ड कहीं पे भी किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। मतलब I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। और फिर इसी को जब हम देखते हैं तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो रेजिस्टेंस बन के सामने आता है। उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, नेचुरल रेजिस्टेंस, उस टेम्परेचर पे वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बन जाता है। और जो फॉर्मूला ओम्स लॉ का बन के आता है बाहर, जो कि मेन फॉर्मूला है, वो है V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR यही बन के सामने। और ये इक्वेशन जो है ये बहुत बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है, ये सब जगह यूज होता है और इसी से बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। प्लस इस स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से हम सब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं। तो V इक्वल टू IR में जो V है वो वोल्टेज है, I जो है वो करंट है और R जो है वो रेजिस्टेंस है जिसका यूनिट ओम होता है उस कंडक्टर का, जिस कंडक्टर के लिए हम सब बात कर रहे हैं, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको समझने के लिए VI का ग्राफ भी बनाया जाता है जिसमें Y एक्सिस पे V और X एक्सिस पे I होता है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जब VI ग्राफ एक आइडियल जो होता है कंडक्टर या जिसको ओमिक कंडक्टर बोला जाता है उसके लिए बनाया गया तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन के सामने आया। तो ये एक ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, VI ग्राफ इसको बोला जाता है, VI ग्राफ है। और ओम्स लॉ के हिसाब से ये एक स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं? ये एक स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं? तो VI ग्राफ जो होगा ओमिक कंडक्टर के लिए एक स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, है कि नहीं? जितना वोल्टेज किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जितना बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट भी बढ़ते चला जाएगा। यही ओम्स लॉ है सीधे सिंपल टर्म्स में। और अधिकतर जो हम सब फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, जो न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग केस हम सब पढ़ते हैं, वो सारा ओमिक कंडक्टर के लिए ही पढ़ते हैं। तो वो अजम्पशन है जो कि सब में है कि जो भी कंडक्टर पे सारा काम हो रहा है वो ओमिक कंडक्टर ही है। तो वही है। इसको अगर वर्ड्स में देखें, ओम्स लॉ को अगर वर्ड्स में देखें तो इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, है कि नहीं? गिवन द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया क्योंकि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रूम टेम्परेचर पे अगर रखें, कांस्टेंट रखें तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। इसीलिए किसी कंडक्टर का के अक्रॉस अगर वोल्टेज हम सब बढ़ाते जाते हैं तो उसके अक्रॉस जो करंट है वो भी बढ़ते चला जाएगा। यही ओम्स लॉ है। इसी से फॉर्मूला फिर बन के आता है अलग अलग। जैसे V इक्वल टू IR हुआ तो I क्या हो जाएगा? R उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो I हो जाएगा V बाय R। यहीं से अगर R हमको निकालना हो कि R क्या हुआ
तो R क्या हो जाएगा, तो I उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो V बाय I हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया हमको। तो एक तरह से 3 फॉर्मूला हमको मिल जाता है, V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू V बाय I और I इक्वल टू V बाय R। 3 फॉर्मूला हम सबको मिल जाता है कि नहीं। यहां पे लिखा हुआ I इक्वल टू V बाय R इक्वल टू V बाय I। तो जो ग्राफ है ओम्स लॉ का, जो ग्राफ बनता है कि नहीं, ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है वो V और I के बीच में ग्राफ बनता है। वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो ओरिजिन से पास करता है कि नहीं। ये I है, ये V है, जैसा कि अभी बता रहे थे, और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से पास करता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब इसको मान, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है, तो इसको डेल्टा एक्स मान लो, ये डेल्टा वाई आ गया है कि नहीं। तो जो आर है इसी ग्राफ का स्लोप बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये मान लो इसको थीटा मान लो, तो स्लोप हमेशा tan थीटा के बराबर होता है, मतलब कि हाइट बाय बेस हो जाता है, मतलब कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाता है आर, है कि नहीं। आर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, तो ये डेल्टा वी है, और डेल्टा एक्स क्या है, तो ये डेल्टा आई है। तो आर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, या फिर सिंपल टर्म्स में v बाय आई, जो कि शुरू में ही हम सब फॉर्मूला देख लिए थे, है कि नहीं। r बराबर v बाय आई, ठीक है। इसके बाद है ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो वैसा सारा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक कंडक्टर बोला जाता है, और वैसा सारा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन ओमिक कंडक्टर बोला जाता है। तो ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल में आ जाएगा कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, ये सब जनरली ओमिक कंडक्टर में आ जाता है। और नॉन ओमिक कंडक्टर जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और वो नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाता है। तो इसमें तो बहुत कुछ है, इसमें तो बहुत कुछ भी डाल सकते हो, तो वो होता है। तो इस क्लास में हम सब पढ़े कि ओम्स लॉ क्या होता है और उसका क्या असर होता है कि नहीं। ओम्स लॉ क्या होता है, उसका क्या असर होता है, और कैसे ओम्स लॉ जानना बहुत जरूरी है, उससे करंट कैसे बहता है, ये सब हम सबको पता चलता है कि नहीं। उसके बाद ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में पढ़े, वीआई ग्राफ के बारे में पढ़े। इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ है जो कि आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, है कि नहीं। जो कुछ ना समझ में आए वो डाउट पूछिए, रिवाइज कीजिए, होमवर्क बनाइए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।